हेलो दोस्तों, फिर से हम लेकर आए हैं अगला अंक खबरों से। मेरा नाम है राकेश अरोरा और हम विस्तार से बात करेंगे कि कल और परसों क्या चर्चा में काफ़ी रहा। चर्चा में जो सबसे ज़्यादा बात की गई वो बात की गई जो बिहार की सेंसस हुई है जाति के आधार पर, और नीतीश कुमार ने उसके जो रिजल्ट्स डिक्लेयर करे उसके ऊपर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो प्रतिक्रिया देखने को मिली। उसके बाद जो टेररिस्ट 3 बीटेक स्टूडेंट्स जो अरेस्ट किए गए उनके कितने सीरियस प्लान्स थे, और जो कल कुछ जर्नलिस्ट को लेकर जो उनके अरेस्ट हुए उनके यहाँ ईडी की रेड हुई है, और इसी तरह से नंदेद के हॉस्पिटल में कुछ बच्चों के जो मरने की खबर आई है। इन सब खबरों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और भी बहुत कुछ है इस अंक में, और आप हमारे साथ बने रहिए। फिर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जैसे ही बन पड़ता है हम और भी जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं वो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। दिल्ली में करीब दिन में भूकंप के झटके महसूस किए गए और इनकी तीव्रता इतनी अधिक थी कि हज़ारों लोग अपने घरों से बाहर आ गए, क्योंकि ये भूकंप के झटके दिन में महसूस किए गए थे। इसलिए बहुत सारे ऑफिसेज में भी देखा गया कि भूकंप के झटके आए, और इसमें सबसे ज़्यादा चर्चित सोशल मीडिया पर रहा हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर मनसुख मंडाविया का अपने ऑफिस से निकलकर बाहर पार्किंग में खड़े होना। और इसके अलावा लखनऊ में भी ये झटके बहुत तीव्रता से महसूस किए गए और वहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स में क्रैक्स भी आ गए। हालांकि इसका एपिसेंटर नेपाल में रहा। नेपाल में करीब 4 झटके देखे गए जिनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.6 और 6.2 रही, और इन 2 झटकों के बीच में करीब 25 मिनट का डिफरेंस रहा। इसी तरह से एक तीसरा झटका 3.6 मैग्नीट्यूड का 15 मिनट बाद फिर आया, और उसके करीब 15 मिनट बाद फिर से एक 3.1 मिनट का रिक्टर स्केल पर जो झटका लगा। हालांकि शुरू में तो कोई भी जान मानी की हानि की नेपाल से कोई सूचना नहीं मिली, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ के जो बाझंग डिस्ट्रिक्ट से कुछ घरों के गिरे होने की और बहुत सारे घरों में क्रैक्स वगैरह आने की घटनाएं मिली हैं, और अभी तक ऐसी कोई जान माल की हानि का रिपोर्टिंग नहीं आई है। ये शायद आज कुछ देखने में आएगी। जब अर्थक्वेक आया तो उधर पाकिस्तान में भी काफ़ी र्यूमर्स रहे वहाँ पर अर्थक्वेक आने के। हालांकि ऐसा कोई अर्थक्वेक पाकिस्तान में नहीं आया, क्योंकि एक डच ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है सोलर सिस्टम ज्योमेट्री, उसने अपने सर्वे में एक ट्वीट करके कहा है कि पाकिस्तान जो है काफ़ी बड़े भूकंप की आने की संभावना है। और इस ट्वीट को एक साइंटिस्ट जिनका नाम है फ्रैंक हुगर बीट्स, उन्होंने भी रीट्वीट किया, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले भी प्रेडिक्शन किया था अर्थक्वेक्स के बारे में। अब ये खबरें जो प्रेडिक्शंस हैं इन साइंटिस्ट के द्वारा कितने सही साबित होंगे या नहीं। हालांकि तुर्की के अर्थक्वेक के समय पर भी इन साइंटिस्ट ने अपने प्रेडिक्शन के होने की बात को कंफर्म किया था। हालांकि साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अर्थक्वेक को अभी भी प्रेडिक्ट करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एनी एल ह्यूलर, पियरे अगोस्तिनी और फेर्नेक क्रॉस, ये 3 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको कि 2023 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया। और नोबेल प्राइज़ की वेबसाइट के अनुसार इन तीनों साइंटिस्टों ने कुछ ऐसे लाइट पल्सेस को डेमोन्स्ट्रेट किया है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को बहुत अच्छी तरह से और इनकी जो एनर्जी चेंज करने की प्रोसेस है उसको अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इसकी और डिटेल्स जो हैं नोबेल प्राइज़ की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। चाइनीज़ बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हुए जो डिफेंस का काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, उसके साथ एक नई रोड इस बॉर्डर के पास नॉर्थ मोस्ट साइड में बनाई जा रही है। और ये नई रोड जो है चाइनीज़ साइड से LAC से विजिबल नहीं होगी, और इसके विजिबल ना होने की वजह से इसके जो मिलिट्री मूवमेंट्स है वो काफ़ी सीक्रेट तौर पर ऑपरेट किए जा सकते हैं। ये एक नया डेवलपमेंट हमारे
मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो कि बॉर्डर पर किया जा रहा है। तवांग एक विलेज है जो अरुणाचल प्रदेश का एक पार्ट है और बॉर्डर एरिया पर है, जहां पर पिछले साल इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में कुछ क्लैशेस हुए थे। हालांकि चाइना ने इस विलेज को और इसी के साथ आक्साई विलेज को अपने मैप में दिखाया है और ये बताया कि इंडिया का ये पार्ट नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के इस विलेज के रहने वाले लोगों ने पूरी तरह से इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया है और ये कहा है कि वो इंडियन आर्मी की प्रेजेंस को बॉर्डर पे होने के बाद काफ़ी सुरक्षित महसूस करते हैं और चाइना के इस स्टेप को वहाँ के विलेजर्स ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया है। ट्रूडो ने जब पार्लियामेंट में इंडिया के अगेंस्ट एलिगेशंस लगाए निज्जर किलिंग को लेकर, लेकिन आज तक कोई भी सबूत नहीं पेश कर पाए और उसके बाद ट्रूडो के ऊपर कई जगहों से क्रिटिसिज्म देखने को मिल रही है। इजराइल ने उनके एक जो उन्होंने नाजी पर्सन को अपने पार्लियामेंट में ऑनर किया था, उसके लिए इजराइल ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है। इसी तरह से उनको क्रिटिसाइज़ करने वालों में इलॉन मस्क भी है। इलॉन मस्क के इनके डबल स्टैंडर्ड को हाईलाइट किया है अपने एक ट्वीट में, जिसमें कि उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है ट्रूडो को इसलिए क्योंकि वो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जितने भी पोर्टल्स या चैनल्स हैं उसको रजिस्टर करने की बात कर रहे हैं कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ। तो ये इसको देखा जा रहा है कि एक तरफ तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं और दूसरी तरफ ऑनलाइन सर्विसेज को रजिस्टर करके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन हाई कमिश्नर विक्रम दोराईस्वामी की विजिट को कनाडा के गुरुद्वारे में जाने से डिस्टर्ब किया, ऐसा कुछ खालिस्तानी रेडिकल यूथ्स के द्वारा किया गया था। ये पिछले न्यूज़ में हमने भी बताया था। इस विजिट को डिस्टर्ब करने का जो मेन मकसद वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कनाडा बेस्ड एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये बता रही हैं कि ये इसलिए किया गया क्योंकि जगतार सिंह जोहल को दिल्ली में अरेस्ट करके रखा गया है, जो कि टोटली अनजस्टिफाइड है। हालांकि जोहल के ऊपर एंटी नेशनल के बहुत सारे केसेस हैं और उनको इस वजह से अरेस्ट किया गया है। योगी आदित्यनाथ नोन है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में और इसके तहत उन्होंने एक ऑर्डर पास किया हुआ है कि कोई भी गाड़ी के ऊपर कोई रिलीजियस स्लोगन्स या कोई ऐसे भड़काऊ स्लोगन्स जो कि किसी भी रिलीजन या किसी भी जात पात को लेकर हैं या इस टाइप के कोई स्टिकर्स वो अलाउड नहीं है। इसके तहत दो घटनाएं गाजियाबाद में देखने में आई, एक गाजियाबाद में और एक उन्नाव में देखने आई। गाजियाबाद की घटना में एक पुलिसकर्मी ने एक ऐसे व्हीकल का चालान काटा जिसके पीछे वाले शीशे पर जय माता दी लिखा था। हालांकि ये अब यूपी में अलाउड नहीं है और इसको देखकर कुछ हिंदू संगठन के लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने उन पुलिस वालों को काफ़ी गलत तरीके से ट्रीट किया और गलत तरीके से बोला और उन्होंने इसका काफ़ी जमकर विरोध किया। हालांकि पुलिस ने अपने कार्रवाई में बिल्कुल पीछे नहीं हटी। इसी तरह से उन्नाव में एक सीनियर पुलिस अधिकारी खुद जिन्होंने अपनी गाड़ी के पीछे लिखा था द ठाकुर और उनको एक मीडिया के कैमरा पर्सन्स ने लोकेट कर लिया और उनसे सवाल पूछा तो वो घबरा गए और बोले कि इस द ठाकुर वाले स्टिकर को वो जल्दी से हटा देंगे। इंडिया और कनाडा के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो और भी ख़राब हो रहे हैं और अपने इस सख्ती के रवैये को लेकर इंडिया ने कैनेडियन गवर्नमेंट को ये कहा कि वो अपने 40 डिप्लोमेट्स को 10 अक्टूबर तक इंडिया से हटा ले और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 10 अक्टूबर के बाद उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की जो स्टेटस होता है उस पर असर आने की संभावना है। ये रिपोर्ट फाइनेंशियल टाइम्स ने दी है। यूके एमपी एंड्रयू गोइन ने जम्मू एंड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स को लेकर एक यूएन मॉनिटर्ड प्लेबिसाइट की
अपॉइंटमेंट करने की डिमांड रखी है, क्योंकि वो दौरा कर रहे थे पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पिछले कुछ दिनों में, और उन्होंने गोइन ने पीओके को एक आज़ाद कश्मीर और फ्री कश्मीर कहकर उसको एड्रेस किया। उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट वर्क चल रहा है। ये गोइन जो है अब यासीन मलिक की वाइफ से भी मिले और उनके साथ उन्होंने डिस्कस किया ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन को जम्मू एंड कश्मीर में, और इसको लेकर अभी तक इंडिया की तरफ से कोई रिएक्शंस नहीं आई हैं। न्यूज़ क्लिक के ऑफिसेस पर दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल सेल ने रेड मारी और इसके तहत वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को इंटेरोगेट किया गया। इसमें करीब 30 मेन और 7 वुमेन थे जिनको की क्वेश्चनिंग किया गया। और न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट इसलिए नोन है कि वो काफ़ी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती रहती है, और उनके ऊपर ये एलिगेशंस है कि उनको चाइना से काफ़ी फंडिंग मिली है प्रो चाइना मूवमेंट चलाने के लिए और देश की जितनी भी गतिविधियां हैं उनको क्रिटिसाइज करने के लिए। और इनके ऊपर यूआपा के तहत, यूआपा के जो सेक्शंस होते हैं उसके तहत इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं। करीब 30 लोगों को इंटेरोगेट करना और 7 वुमेन को क्वेश्चन करना, और इसी तरह से दिल्ली पुलिस ने उनके मोबाइल लैपटॉप को भी कॉन्फिस्केट कर लिया गया ताकि वहाँ से काफ़ी सारी जानकारी मिले। ये सारी कार्यवाही न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के तहत पर की गई जहाँ पर ये पब्लिश किया गया था, और निशिकांत दुबे ने इसको पार्लियामेंट में भी रेज किया गया था कि इनको काफ़ी सारी फंडिंग चाइना से मिल रही है। इसके तहत न्यूज़ क्लिक के जो लोग जिन लोगों को पुलिस ले गई और फाइनली कल रात तक उनको छोड़ा गया या उनको डिटेन करके रखा गया, इसकी अभी कोई इन्फॉर्मेशन हमने नहीं देखी है। लेकिन वो जर्नलिस्ट के नाम हैं अभिसार शर्मा, भाषा सिंह, उर्मिलेश, प्रबीर पुरकास्था, गीता हरिहरन और आनंदियो चक्रवर्ती, सुहेल हाशमी और संजय राजौरा। इसी तरह से सत्यम तिवारी जो न्यूज़ क्लिक के मैनेजिंग एडिटर हैं उनको भी, और जो फॉर्मर मैनेजिंग एडिटर हैं प्रांजल, इन लोगों को भी पुलिस ने अपने साथ ले गई है। न्यूज़ क्लिक वेबसाइट काफ़ी समय से इस चीज़ के लिए चर्चित है, वो गवर्नमेंट की हर पॉलिसी को, गवर्नमेंट के हर काम को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है और कुछ इस तरह के नरेटिव्स क्रिएट करती है जिससे कि मोदी गवर्नमेंट की साख को कहीं ना कहीं चोट मिले। अपने जजमेंट पे ये क्लियर किया है कि जो ईडी किसी भी पर्सन को अरेस्ट करती है तो अरेस्ट के टाइम पर उनको राइटिंग में ये बताना चाहिए कि उनको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का अनाउंसमेंट था ये इस समय पर आया जब M3M के 2 डायरेक्टर्स पंकज बंसल और बसंत बंसल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में अरेस्ट कर लिया। अतीक अहमद के 2 बच्चे जिनकी उम्र 17 साल और 15 साल है उनको प्रयागराज के एक चाइल्ड वेलफेयर होम में रखा गया है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि वो उस चाइल्ड वेलफेयर होम में नहीं रहना चाहते। इसको देखते हुए कोर्ट ने ये कहा है कि ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इसके ऊपर अपना रुख अपनाए और फाइनली डिसाइड करे कि इनकी कस्टडी चाइल्ड वेलफेयर होम के अलावा अगर देनी है तो कहाँ पर दी जाएगी। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में DGCA के ऑफिस में गए और वहाँ पर डिमांड करने लगे मान के ट्रैवल रिकॉर्ड्स की। हालांकि मान ने अपने कहा था कि मैं कॉमन आदमी के साथ रहना चाहता हूँ। इस चीज़ को कोट करते हुए
नवजोत सिंह सिद्धू ने सारे रिकॉर्ड्स की डिमांड की डीजीसीए के ऑफिस से कि उनके कहाँ कहाँ एयर ट्रैवल हुए, कहाँ पर उन्होंने चॉपर से सफ़र किया है। हालांकि डीजीसीए ऑफिस ने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया। तो सिद्धू ने कहा कि अगर मुझको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती तो कॉमन आदमी को ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी। नवजोत सिंह सिद्धू प्रसिद्ध हैं अपनी इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी ने एक नोटिस इशू किया है उन यूनिवर्सिटीज़ के खिलाफ जो फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ को यूनिवर्सिटी का स्टेटस नहीं मिला, बट इसके बावजूद भी वो यूनिवर्सिटी की डिग्री देते हैं और इसके तहत बहुत सारे स्टूडेंट्स को आने वाले समय में फेक डिग्री की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हमने इसको देखते हुए यूनिवर्सिटी के द्वारा पब्लिश की हुई इस लिस्ट को अपने व्यूअर्स के लिए दिया है ताकि वो हमारे चैनल पर भी इन यूनिवर्सिटीज़ के नाम सुन सके। इन यूनिवर्सिटीज़ में हैं क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी, बाइबल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये दोनों आंध्र प्रदेश की हैं, और दिल्ली से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंसेज, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, कॉमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, वोकेशनल यूनिवर्सिटी, एडीआर सेंटर, ज्यूरिडिशियल यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। कर्नाटका से हैं बदगनवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी, केरला से है सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र से है राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी, पांडिचेरी से श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, उत्तर प्रदेश से गांधी हिंदी विद्यापीठ, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, भारतीय शिक्षा परिषद, और वेस्ट बंगाल से हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च। इन यूनिवर्सिटी की लिस्ट यूजीसी की वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है, पर अपने व्यूअर्स के लिए हमने ये लिस्ट अभी बोलकर सुनाई है। नीतीश कुमार ने अपने सबसे चर्चित कास्ट सर्वे के रिजल्ट्स को पब्लिश किया और इन रिजल्ट्स में ऐसा देखा गया था कि करीब मोर देन 63% जो पॉपुलेशन है वो एक्सट्रीमली ओबीसी और ओबीसी के परसेंटेज में आती है। इस पॉपुलेशन सर्वे को जो बिहार सरकार ने किया और पब्लिश किया, इसका बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल माइलेज नीतीश कुमार अपने अगले इलेक्शन कैंपेन्स में उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उन्होंने इस सर्वे के रिजल्ट्स को अलग अलग तौर पर इसकी चर्चा की। हालांकि अपोजिशन पार्टीज़ ने भी इस सर्वे के रिजल्ट्स को लेकर काफ़ी माइलेज लेने की कोशिश अपने अलग अलग वक्तव्य में पिछले कुछ दिनों में की है। अब इस सर्वे के ऊपर कई सवालिया चिन्ह भी लगे हैं कि ये सर्वे जो है वाकई सर्वे है या सेंसस है, क्योंकि सेंसस करने का अधिकार जो है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कोई भी सेंसस अभी किया नहीं गया है। इसी तरह से इसके जो प्राइवेसी ऑफ डेटा कहीं ब्रीच तो नहीं हो रहा, तो इसके लीगल एस्पेक्ट्स के ऊपर भी सवाल उठाए गए हैं। हालांकि जो भी हो, बिहार सरकार अपने इस सर्वे के रिजल्ट्स को लेकर काफ़ी खुश है और ऐसा मानती है कि जो ओबीसी की परसेंटेज निकल कर आई है उसकी वजह से उनको पॉलिटिकल माइलेज स्टेट लेवल पर ही नहीं, नेशनल लेवल पर भी मिलने की संभावना है। इधर बीजेपी काफ़ी समय से इस जातीय सेंसस को अवॉइड करने की कोशिश कर रही है। इसका कई रीजंस हैं। इसमें जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ओबीसी के नए परसेंटेज को लेकर देश में एक काफ़ी मसला खड़ा हो सकता है मंडल 2 की तरह, और जिसको डिफ़िकल्ट है कंट्रोल करना। ये एक ऐसा पेंडोरास बॉक्स है जो जात को लेकर काफ़ी
बड़े तौर पर सामने आ सकता है और जिसकी वजह पर देश में चल रही जो विकास की गतिविधियां जो इस समय पर काफ़ी तेज़ी से हैं उसके ऊपर असर आ सकता है। इसी तरह से बीजेपी को ये भी लगता है कि काफ़ी समय से उन्होंने ओबीसी को अपनी फेवर में रखा है, लेकिन इस तरह के रिजल्ट्स को लेकर डिमांड बढ़ेगी कि नेशनल लेवल पर भी इस तरह का सेंसस किया जाए। हालांकि ये सेंसस का बीजेपी ने काफ़ी विरोध किया है। बीजेपी ने अपने पे 10 सालों में जो उन्होंने रूल किया है, हालांकि ओबीसी की फेवर के लिए काफ़ी काम किए हैं, लेकिन इस तरह के रिजल्ट्स से उस चीज़ को मजबूती के साथ लेकर चलना मुश्किल है। बीजेपी ने ये भी देखा है कि ओबीसी के वोट्स का काफ़ी बड़ा दर्जा उनको मिलता है, ओबीसी के वोट्स का अपने उनके लोकसभा के इलेक्शंस में। हालांकि रीजनल इलेक्शंस में जो स्टेट लेवल के इलेक्शंस होते हैं उनमें इन ओबीसी का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग उनको नहीं मिल पाता है। हालांकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि दोबारा से जात का एक ऐसा संग्राम देश में ना खड़ा हो जाए जिसकी वजह से देश आज जिस स्थिति में पहुंच गया है और उसको काफ़ी बड़ा झटका उसके ऊपर लगे। कुछ लोग एयर ट्रैवल करते वक्त अपनी मस्ती की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जोखिम में डाल देते हैं। ऐसा एक और मामला देखने में आया। एक स्वप्निल होमले नाम के व्यक्ति ने नागपुर से जब फ्लाइट ली बेंगलुरु जाने के लिए, उसमें उन्होंने टेक ऑफ होने से पहले इमरजेंसी एग्जिट डोर को ओपन कर दिया। हालांकि ये इमरजेंसी एग्जिट डोर को ओपन होने का कोई प्रावधान नहीं होता। इनके इस एक्टिविटी को देखकर इंडिगो ने उनको पुलिस के हवाले कर दिया। एनआईए ने एक बहुत ही सस्पेक्टेड टेररिस्ट जो आईएस टेररिस्ट है मोहम्मद शाहनवाज, उसको और उसके कुछ साथियों को पकड़ लिया। शाहनवाज खुद एक माइनिंग में बीटेक किया हुआ है और वो बॉम्ब बनाने की प्लानिंग कर रहा था और उसका एक्सपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा बॉम्ब के ऊपर डेवलप हो गया था। इस गैंग के 2 और लोग हैं जिनके नाम है रिजवान और अरशद। रिजवान और अरशद को भी लखनऊ और मुरादाबाद से पकड़ लिया गया। इन तीनों टेररिस्ट जो हैं वो बीटेक किए हुए थे और इंजीनियर्स थे और इन्होंने अपने बॉम्ब्स को पुणे के जंगलों में ट्रायल के तौर पर भी चलाकर देखा था और इसी तरह से इनका जो इरादा था वो मेनली अयोध्या टेम्पल और अक्षरधाम टेम्पल पर अटैक करने था। ये एक बहुत बड़ी सफलता एनआईए को मिली है जिसमें कि इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी को उन्होंने डिफ्यूज़ कर दिया है। 20 अगस्त को चंद्रयान 3 मिशन में विक्रम लैंडर ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जो अभी हॉपिंग एक्सपेरिमेंट देखने को मिला है वो काफ़ी अनप्लैंड था लेकिन काफ़ी सफल था। ये चंद्रयान के लिए भी एक बहुत ही सरप्राइज़ था कि इस तरह के कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेरिमेंट्स सफलता से पूरे हो गए। आईआईटी बॉम्बे के एक स्टूडेंट ने एक मेस के अंदर जहां पर 2 एरियाज सेग्रीगेटेड हैं नॉन वेज फूड और वेज फूड के लिए, उसमें नॉन वेज फूड को जानबूझकर वेजिटेरियन एरिया में बैठकर खाया। उनका ये कहना है कि वो एक प्रोटेस्ट करने चाहते हैं कि आज के इस मॉडर्न युग में इस तरह के 2 वेज एरिया और नॉन वेज एरिया बनाने का कोई भी मतलब नहीं है। इनके इस प्रोटेस्ट को, अनरूली बिहेवियर को देखते हुए वहाँ की जो मेस काउंसिल है उसने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया और इस स्टूडेंट को 10,000 रुपये का फ़ाइन दिया। हालांकि वहाँ की एक और ऑर्गेनाइजेशन ने भी मेस काउंसिल के इस रवैये को क्रिटिसाइज़ किया है कि ये अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देती है। मुंबई से करीब 600 किलोमीटर दूर शंकरराव चौहान गवर्नमेंट हॉस्पिटल नंदेद में एक बहुत ही संगीन मामला देखने को मिला जिसके तहत इस हॉस्पिटल में 24 बच्चों की मृत्यु हो गई और ये मृत्यु 24 बच्चों की मृत्यु को काफ़ी दुखद सूचना रही।
हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने तौर पर इसकी काफ़ी निंदा भी की है और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाने के निर्देश दिए हैं। 2023 में इंडिया की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है और इसके तहत इंडिया हालांकि अभी भी चौथे स्थान पर है और इंडिया की जो मेडल टैली है वो 69 है और उसमें 15 गोल्ड्स हैं। हालांकि इंडिया का पहला जो पिछला रिकॉर्ड है अपनी गोल्ड मेडल्स की टैली को लेकर वो जकार्ता में था, जहां पर 16 गोल्ड और 70 टोटल मेडल टैली थी। अभी देखना है कि इंडिया और अपनी मेडल टैली को लेकर क्या कर सकता है। ये पिछले 10 दिन में ऐसा इंडियन टीम्स ने किया है और अभी सैटरडे का दिन जो था वो काफ़ी एक्साइटिंग था एशियन गेम्स विलेज में इंडियंस की परफॉर्मेंस को लेकर, क्योंकि उस दिन अकेले करीब 15 मेडल्स हमारी टीमों ने लिए हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने एक अपील लगाई है कि उनके पति को जान का खतरा है और ऐसा लगता है कि उनको पॉइजन देकर या सूर पॉइजन के द्वारा उनकी मृत्यु कर दी जाएगी। इस तरह की अपील उनकी पत्नी ने कोर्ट में लगाई है। अब देखते हैं आने वाले समय में उनको क्या कोई रिलीफ मिल पाएगा। इंडिया और चाइना के बीच में स्ट्रेन्ड रिलेशंस के बावजूद भी चाइना एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है विद देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड ट्रांस हिमालयन फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जो कि निंगची तिब्बत में 4 और 5 अक्टूबर को इस इवेंट का आयोजन हो रहा है। इस फोरम को 2018 में चाइना ने इकोलॉजिकल, जियोग्राफिकल और क्लाइमेट को देखते हुए एक कोऑपरेशन के फॉर्म में इस फोरम को बनाया था। हालांकि पाकिस्तान इस इवेंट को ज्वाइन कर रहा है और पाकिस्तान के अलावा मंगोलिया और अफ़गानिस्तान की कंट्रीज़ भी इस फोरम को ज्वाइन करने के लिए देखी जा रही हैं। हालांकि पाकिस्तान इस फोरम की ओपनिंग सेरेमनी में भी एड्रेस करेगा। 26 सितंबर को इराक के एक शहर में 100 लोगों की मृत्यु हो गई और इस दुखद इवेंट का जो कारण था वो वहाँ की एक वेडिंग सेरेमनी थी। वेडिंग सेरेमनी में कुछ फायर क्रैकर्स का डेमोन्स्ट्रेशन था और उस डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान आग जो है वहाँ के पंडाल में पकड़ ली गई और 100 लोगों की मृत्यु हो गई। हालांकि इसमें दूल्हा और दुल्हन बच गए, लेकिन ये बहुत ही दुखद घटना इराक में देखी गई है। यूनाइटेड स्टेट्स में भी एक इमरजेंसी अलर्ट के तहत सारे मोबाइल फ़ोन्स एक बार रिंग करेंगे इस अलर्ट को देने के लिए। ऐसा कहा जा रहा है ईच एंड एवरी टेलीफोन लाइक मोबाइल फ़ोन विल रिंग। ये द फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी फेमा ने यूएस में वाशिंगटन में इस टाइप का अनाउंसमेंट किया है और ये सिर्फ एक टेस्ट सर्विस है जो नेशनल वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम के तहत कंडक्ट की जाएगी और इस अलर्ट को वेडनेसडे को यूएस के टाइम 2:20 PM पर देखा जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट ने ये मन बना लिया है कि वो काफ़ी स्ट्रांग रूप में पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखेगी और नॉट ओनली नज़र रखेगी बल्कि सारी एजेंसीज़ को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करें। जो हमारी एजेंसी जैसे NIA, IB, CBI जो पाकिस्तान के अंदर जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं और जो एंटी इंडिया हैं, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन को इंटरनेशनल फोरम्स पे बताया जाए कि किस तरह से इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट नेटवर्क्स को पाकिस्तान सरकार सपोर्ट कर रही है और इसमें टेरर बैकिंग, टेरर फाइनेंसिंग और वहाँ के जो दूसरी NGOs हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, वहाँ के की हैंडलर्स हैं, टेरर आउटफिट्स हैं
और जो पाकिस्तान में जो मदरसे हैं जो रेडिकलाइज करने के काम करते हैं, इन सारी एक्टिविटीज़ को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में जो कि गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है, इसके अंदर इस फॉर्मेट्स में उनको इन्फॉर्मेशंस को गवर्नमेंट के साथ शेयर किया जाए। और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी चल रही हैं और इसी तरह से वहाँ पर कई ऐसे टेरर आउटफिट्स ऑपरेट कर रहे हैं जो आपस में एक बड़ा नेटवर्क बना चुके हैं और एक दूसरे का सहयोग लेते हैं। इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको इंटरनेशनल फोरम पर भारत सरकार की रखने की पूरी योजना है। एयरलाइंस ने अनाउंस किया है कि 7 अक्टूबर से मुंबई और एंटेब यानी कि युगांडा के बीच में ये सर्विस नॉन स्टॉप एयरलाइन सर्विस शुरू की जाएगी और ये एयरलाइन सर्विस करीब हफ्ते में 3 दिन ऑपरेट करेगी। ये ऐसी पहली डायरेक्ट फ्लाइट युगांडा और इंडिया के बीच में शुरू हो रही है। जिम्बाब्वे के एक बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप बिलियनियर बिजनेसमैन हरपाल रंधावा और उनके बेटे अमीर कबीर सिंह रंधावा, इन दोनों की रिसेंटली एक एयर क्रैश में डेथ हो गई। विवेक रामास्वामी जो एक बहुत पॉपुलर कैंडिडेट होते जा रहे हैं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए, वो सुर्खियों में बने रहते हैं अपने किसी ना किसी एक्टिविटी को लेकर। अभी रिसेंटली उन्होंने एक पोस्ट एडवर्टाइज़ की है estateJobs.com यूएस में कि उनको एक नैनी की ज़रूरत है जो कि उनके बच्चों को संभाल रहे, और इस नैनी को जो रिम्बर्समेंट्स होंगे वो करीब $100,000 पर एनम होंगे, यानी कि इंडिया के हिसाब से करीब 85 लाख मिलने के चांसेस हैं।